औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने ज्योग्राफ़ी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। कल के लेक्चर में हमने एशिया के मैप के बारे में पढ़ा। एशिया के अंदर जो जो रीजन्स हैं उनके कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया कि वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है और हर रीजन के अंदर कौन कौन सा मुल्क है और उसको क्या कहा जाता है। उनमें से एक रीजन जिसके अंदर पाकिस्तान मौजूद है वो साउथ एशिया है। इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। साउथ एशिया के बारे में हम आज डिटेल्ड पढ़ेंगे। साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ये याद रखिएगा कि वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो कंट्री जिनमें से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते या इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको सिर्फ हम देखेंगे, उनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखेंगे, ज़्यादा डिटेल उनके बारे में नहीं देखेंगे। साउथ एशिया के मैप के बारे में आपको पहले बताता चलूँ कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो ये है कि ये वाला रीजन, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया से होता हुआ ये वाला रीजन और श्रीलंका को भी इसमें शामिल करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा रीजन ये साउथ एशिया कहलाता है। इसके अंदर 8 कंट्रीज़ मौजूद हैं। 8 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, ये वाला है और ये भी इंडिया का ही हिस्सा है। ये नेपाल है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है जिसको किसी दौर में ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और ये श्रीलंका है। ये वाले कंट्रीज़ इसके अंदर मौजूद और मालदीव है यहाँ करके, ठीक है। ये वाले कंट्रीज़ मौजूद हैं साउथ एशिया के अंदर। अब साउथ एशिया के अंदर ये वाले कंट्रीज़ मौजूद हैं। अब इन कंट्रीज़ के बारे में डिटेल्ड हम पढ़ेंगे। अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पाकिस्तान के बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे पाकिस्तान अफेयर के अंदर। और अभी जो बाकी 7 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से स्टार्ट करते हैं और अफ़गानिस्तान का पहले मैप देख लें। ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है ये अफ़गानिस्तान का रीजन है, ये वाला, ये वखान कॉरिडोर है छोटा सा। अफ़गानिस्तान के वेस्ट साउथ में जो मौजूद है वो पाकिस्तान मौजूद है और उसके नॉर्थ में ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान भी नॉर्थ में है, तुर्कमानिस्तान भी नॉर्थ में है और उसके वेस्ट में ईरान मौजूद है, ठीक है। साउथ में भी पाकिस्तान ही का रीजन मौजूद है, बलूचिस्तान वाला। अब इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अफ़गानिस्तान की आपको पता होना चाहिए वो देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान जो है इसका पूरा नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान है। किसी दौर में इसका नाम आरियाना होता था, आरियाना इसका ओल्ड नेम है और इसका कैपिटल काबुल है। इसके अंदर जो करेंसी यूज़ होती है वो अफ़गानी यूज़ होती है, अफ़गानी करेंसी यूज़ होती है। इसकी जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो दो हैं, खाद है और NDS है। न्यूज़ एजेंसीज़ में बख्तार आ जाती है और AIP आ जाती है। AIP का मतलब होता है अफ़गान इस्लामिक प्रेस, अफ़गान इस्लामिक प्रेस, अफ़गान इस्लामिक प्रेस होता है। और फेमस सिटीज़ के कंधार हैं, गजनी है। कंधार, गजनी वो वाला सिटी है जहाँ से महमूद गजनवी आया था और किसी दौर में ये कैपिटल हुआ करता था अफ़गानिस्तान का। शहाबुद्दीन गौरी भी यहीं का हुक्मरान था और यहाँ की जो फेमस एयरलाइन है वो आरियाना है, आर्यन है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर लोग आबाद हैं, ज़्यादातर जो आबादी है वो पश्तून इथनिसिटी की है। यहाँ पे तकरीबन 42% जो हैं वो पश्तून्स मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर पश्तून है, दूसरे नंबर पे 27% ताजिक है। इसके अलावा बाकी जो हज़ारा हैं, तुर्कमन हैं, बलोच हैं और बाकी इस तरह के लोग आबाद हैं यहाँ पे। अब इसकी थोड़ी सी जो बेसिक हिस्ट्री अफ़गानिस्तान की सबको पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात स्टार्ट होते हैं 1947 में, जब पाकिस्तान बना था। उससे पहले 1933 में यहाँ का जो किंग था वो था किंग ज़ाहिर शाह। वो यहाँ पे किंग बनता है और ये बंदा अगले 40 साल तक किंग रहता है। 1933 से बनता है और 1973 तक ये किंग रहता है, ठीक है।
और 1947 में पाकिस्तान बनता है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। होता यह है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया यूएनओ के मेंबर के तौर पे, और पूरी दुनिया मान गई कि पाकिस्तान एक एज अ कंट्री एग्जिस्ट करता है, लेकिन अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। अफ़गानिस्तान वाहिद कंट्री था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा जी, ये किंग ज़ाहिर शाह की हुकूमत चल रही है। किंग ज़ाहिर शाह के बाद यहाँ पे इसका एक पीएम बनता है दाऊद। वो बनता है 1953 में इसका पीएम बनता है दाऊद खान, उसका नाम मोहम्मद दाऊद खान। जो ये पीएम होता है ना, ये बनता है 1953 में। अब ये जो दाऊद खान है, इसकी जो सोच है वो कम्युनिस्ट बंदा होता है, ये कम्युनिज़म की तरफ ये माइल होता है। तो ये आस्ता आस्ता लोगों को कम्युनिज़म की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। 1953 में ये बनने वाला वज़ीर आज़म। होता ये है कि 1973 में ये जो दाऊद खान है ना, ये किंग ज़ाहिर शाह का तख्ता उलट देता है। दाऊद खान किंग ज़ाहिर शाह का तख्ता उलट देता है और ख़ुद ये वहाँ पे बन जाता है, किंग बन जाता है। अच्छा, इससे पहले 1965 के अंदर यहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी होती है। ठीक है। उसमें नूर मोहम्मद तारकाई और दाऊद खान इम्पोर्टेंट फिगर होते हैं उस पार्टी के बनाने के हवाले से। होता यह है कि 1978 में जो दाऊद खान है ना, उसको मार दिया जाता है। उसके बाद नूर मोहम्मद तारकाई जो है वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। नूर मोहम्मद तारकाई को भी मार दिया जाता है। देन 1979 के अंदर यूएसएसआर अफ़गानिस्तान पर इन्वेड कर देता है। यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़म फैलाना चाहता है, इन्वेड करता है, जबकि अमेरिका जो है वो जो कैपिटलिस्ट का हामी है वो इसके ख़िलाफ़ था। तो अमेरिका को इसको किसी भी तरह से काउंटर करना था। अमेरिका मदद हासिल करता है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में मुजाहिदीन तैयार किए जाते हैं, उनकी पेशावर में ट्रेनिंग होती है और वो अफ़गानिस्तान में लड़ते हैं रशिया के ख़िलाफ़, यूएसएसआर के ख़िलाफ़। यूएसएसआर के ख़िलाफ़ लड़ने वालों में सेंट्रल एशिया से लोग आते हैं, अरब कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं, और वो जाके उनकी ट्रेनिंग होती है पेशावर के अंदर, वो जाके अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ते हैं और वो रशिया को वहाँ पे शिकस्त देते हैं, यूएसएसआर को शिकस्त देते हैं। फिर उसके नतीजे में 1989 के अंदर रशिया यहाँ से निकल जाता है और जेनेवा अकॉर्ड होता है रशिया के अंदर। जेनेवा अकॉर्ड होता है। इस जेनेवा अकॉर्ड के बाद 1991 में जो रशिया है, जो यूएसएसआर है, वो फिर 16 स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। रशिया एक स्टेट होती है उनमें से, और 15 स्टेट्स उससे अलहदा हो जाती है। ये सूरत हाल बनती है। अच्छा, ये अफ़गानिस्तान के बारे में था, और ये पाकिस्तान जो रशिया अफ़गान वार थी उसके बारे में बता दिया। फिर क्या होता है, रशिया के निकल जाने के बाद यहाँ पे तालिबान राइज होते हैं। 1995 में यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट बनती है, मुल्ला उमर की गवर्नमेंट बनती है, और वो 1999 तक रहती है। ये बल्कि 2001 तक रहती है। 2001 में होता है यह 9/11 का इंसिडेंट होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है, और उसका इल्ज़ाम अलकायदा पे लगता है। अलकायदा के पीछे वो अफ़गानिस्तान आते हैं। अफ़गानिस्तान में वो तालिबान की गवर्नमेंट को टॉपल करते हैं। तालिबान की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है वो बनता है हामिद करज़ई। हामिद करज़ई यहाँ का प्रेसिडेंट बनता है अफ़गानिस्तान का। हामिद करज़ई रहता है 2014 तक, टिल 2014 तक हामिद करज़ई रहता है, 2001 में बनता है। ठीक है। इसके बाद अशरफ गनी आता है। वो अशरफ गनी रहता है 2021 तक। अशरफ गनी की हुकूमत का आपको पता है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान दोबारा पावर में आते हैं, और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को टॉपल कर देते हैं, और अब उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही है। ठीक हो गया यहाँ तक। और अब जो है हैबतुल्ला अखुंजाद जो है वो तालिबान का अमीर है, जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को रन कर रहा है। इसके बारे में अफ़गानिस्तान के बारे में इतना ही है। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल
पढ़ते हैं इंडिया। सबसे पहले इंडिया का मैप देख लें। ये इंडिया है, ये वाला। ये इसके साथ यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। और इसके बाकी एरियाज वेस्ट में जो ईस्ट में जो है ये म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, वो मौजूद है, बर्मा है इधर। और इसके वेस्ट में पाकिस्तान है, ये नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान पड़ जाता है इसके। और साउथ में इसके चाइना है। चाइना के अलावा ये श्रीलंका इधर मौजूद है। अब होता यह है कि अब इसके इधर मालदीव मौजूद है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं इंडिया के हवाले से। इंडिया का जो पूरा नाम है वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली बहुत पुराना कैपिटल है, मुगल दौर के अंदर भी आपने सुना था, उस टाइम पे भी न्यू दिल्ली ही इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। न्यू दिल्ली की और जो इंडिया की करेंसी है वो रुपी है। इसके अलावा सेंट्रल इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान की करेंसी भी रुपी है, नेपाल की करेंसी भी रुपी है, और श्रीलंका की करेंसी भी रुपी है। इसकी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोला जाता है, और इसमें ये बाई कैमरल होती है। बाई कैमरल का मतलब है कि दो हाउसेस मौजूद होते हैं। बाई कैमरल का मतलब क्या है? अपर हाउस और लोअर हाउस, दो हाउसेस मौजूद होते हैं। और इसमें जो अपर हाउस है उसका नाम है राज्यसभा, और लोअर हाउस का नाम है लोकसभा। इसकी सीक्रेट एजेंसी का नाम रा है, रिसर्च एनालिसिस विंग। क्या नाम है? रिसर्च एनालिसिस विंग। और इसकी जो न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम UNI है। इसका मतलब है यूनाइटेड न्यूज़ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया इसकी करेंसी का नाम है। इसके फेमस जो मशहूर सिटीज़ हैं उनमें बम्बई है, कोलकाता है। फेमस एयरपोर्ट जो है इसका इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फेमस एयरलाइन एयर इंडिया है, और हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो इसका है परमवीर चक्र है। इंडिया वो कंट्री है, इंडिया पाकिस्तान के साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साथ ही ये बना था। इसमें अब बनने से लेकर अब तक तकरीबन 5 लोग हैं जो नोबेल प्राइज़ हासिल कर चुके हैं। उनके नाम में उनमें शामिल है रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसने 1930 में जो इंडिया बनने से पहले हासिल किया था वो भी यहीं का था। और CV रामान है, हरगोबिंद खुराना है, मदर थेरेसा है जिसने 1979 में हासिल किया था, अमर्त्य सेन है जिसने 1998 में हासिल किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो मेजर रिलीजन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रिलीजन है वो हिंदुज़म है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे इस्लाम है। टोटल जो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स हैं, और 9 इसकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ऑटोनोमस रीजन हैं, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, ये इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इंडिया के बारे में और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो सबसे बड़ी स्टेट है ना, सबसे बड़ी स्टेट का नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन के लिहाज से, और रकबे के लिहाज से यहाँ राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है। राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, वो सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान। ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान की क्योंकि आपस में शुरू से वार रही है, शुरू से तकरीबन 4 जंगें आपस में लड़ी जा चुकी हैं इन दोनों के दरमियान, और इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इसने एक ऑपरेशन किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था जब उसने सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक किया था 1974 में। इसको उसने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था। ये आपको ये MCQs आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ये बताया, ये आपने याद रखना है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगें हुई हैं वो 4 जंगें हो चुकी हैं। एक 1948 में हुई थी, कश्मीर के ऊपर हुई थी, कश्मीर वार इसको बोला जाता है। और दूसरी 1965 में हुई थी, जिसको 17 डे वार बोला जाता है। और इसमें ये 6 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए 6 सितंबर को हम डिफेंस डे के तौर पे मनाते हैं। 1971 में हुई थी,
जिसमें सानहा ढाका हुआ था, पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया था। और फोर्थ हुई थी 1999 में, कारगिल वार हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान और इंडिया का वाटर का भी इशू है। पाकिस्तान और इंडिया का वाटर का इशू है, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए 1960 में 19 सितंबर 1960 में सिंध तास का मुआहदा हुआ था, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी बोला जाता है। इसके तहत जो ईस्टर्न रिवर्स थे, जिनमें सतलुज है, रावी है और ब्यास है, ये इंडिया को दे दिए गए थे। जो वेस्टर्न रिवर्स थे, जिनमें झेलम है, चनाब है और सिंध है, ये पाकिस्तान को दे दिए गए थे। ये मुआहदा हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इंडिया के बारे में इतना बहुत है, बल्कि थोड़ा सा और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये देख लें कि इंडिया फिल्म फीचर्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फिल्म फीचर्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और सबसे पहले जो टी प्लांट था ना, टी प्लांट सबसे पहले इंडिया के अंदर लगाया गया था, ठीक है। और दूसरा, वेपन्स का ये सेकंड लार्जेस्ट बायर कंट्री है इंडिया। और इसका सबसे पहला जो प्रेसिडेंट था वो जवाहरलाल नेहरू था। ये भी एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया के बारे में इतना बहुत है। आगे हम चलते हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके, इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल पढ़ा है। बाकी कंट्रीज़ के बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए उतनी मैं बताता चलूँगा। और इंडिया के बाद जो हमने पढ़ना है वो है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। 1971 में ये पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। 1971 की जब इंडिया से वार हुई थी उसमें पाकिस्तान से अलहदा हो गया था, और उसके बाद इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। और बांग्लादेश जो है ना, ये इंडिया, इसके तीनों तरफ इंडिया मौजूद है। ये बांग्लादेश है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है और इधर भी इंडिया है। इधर बे ऑफ बंगाल है और इस साइड पे, यहाँ पे म्यांमार की सरहद लगती है इसके साथ। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो देख लें। बांग्लादेश का पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। और इसका जो कैपिटल है ढाका है। ढाका का एक और नाम है, इसको ना सिटी ऑफ मॉस्क्स भी बोला जाता है, मस्जिदों का शहर भी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सिटी ऑफ मॉस्क इसको बोला जाता है। इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है जतिया संसद। सीक्रेट एजेंसी जो है उसकी है RSU, राइफल सिक्योरिटी यूनिट। राइफल सिक्योरिटी यूनिट, राइफल सिक्योरिटी यूनिट इसका नाम है। इसकी न्यूज़ एजेंसी BSS है। BSS का मतलब है बांग्लादेश संसाद संगठन, बांग्लादेश संसाद संगठन, ठीक है। ये इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है। फेमस एयरपोर्ट जो है उसका ढाका है। और मार्च 26 का जो डे है ना, ये इसका इंडिपेंडेंस डे है, मार्च 26 का। इसकी जो फेमस एयरलाइन है वो ईमान है, उनमें बिस्मिल्लाह है और बहामन है। ये इसकी फेमस एयरलाइन है। और बांग्लादेश का एक और स्पेसिफिक नेम है, इसको ना गोल्डन लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर भी इसको बोला जाता है बांग्लादेश को। ओल्ड नेम इसका ईस्ट पाकिस्तान ही है। इसकी जो अभी पॉपुलेशन है फ़िलहाल वो 175 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। मिलिट्री अवार्ड जो सबसे बड़ा यहाँ पे दिया जाता है वो वीर सरिश्तो है। वीर सरिश्तो, ये वीर सरिश्तो, ये इसका अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड, ठीक है। और इसमें लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबांस डेल्टा मौजूद है यहाँ पे। इसमें जो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो गिरता है जिस डेल्टा में, वो यहाँ पे मौजूद है। और ये इसके बारे में जो इसका करंट प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, जो फेब 13 को ये 2023 में ही इलेक्ट हुआ था। फेब 23 में, फेब 23 में ये इलेक्ट हुआ था शहाबुद्दीन, ठीक है। ये आपने याद रखना है।
और इसके बाद बांग्लादेश के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री जो है, बांग्लादेश के बाद है श्रीलंका। श्रीलंका पिछले ही दिनों में दिवालिया हुआ है, और उसके बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वो देखेंगे। सबसे पहले इसका मैप देख लें। ये श्रीलंका मौजूद है, ये श्रीलंका है, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया के और इसके दरमियान फासला है, ये समुद्र है, और ये एक आइलैंड है, क्योंकि चारों साइड पे जिसके वाटर हो, ये मैंने आपको बताया था कि उसको हम आइलैंड बोलते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड है, एक बड़ा आइलैंड है, पूरा कंट्री है ये, ठीक है। अच्छा जी, श्रीलंका के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका पूरा नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, और इसके कैपिटल का नाम कोलंबो है, ठीक है। और इसकी करेंसी भी रुपी है। इंडिया की करेंसी भी मैंने रुपी आपको बताई, पाकिस्तान की करेंसी भी रुपी है, और आगे नेपाल की करेंसी भी पढ़ेंगे, वो भी रुपी है। कोइन हाउस इसकी पार्लियामेंट का नाम है। पोर्ट ऑफ कोलंबो इसकी फेमस पोर्ट है, ये पोर्ट लिखना था, पोर्ट ऑफ कोलंबो इसकी फेमस पोर्ट है, ठीक है। और एयरलाइन इसकी एयरलैंक है। इसका ओल्ड नेम है ना जो, वो सीलोन है, सीलोन इसका पुराना नाम है। और जो प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको हम क्वीन हाउस बोलते हैं उसको। अच्छा, इसका जो इसके बारे में एक चीज़ आपको पता नहीं, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको बोला जाता है टीयर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। टीयर ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री जो पढ़ना है वो है नेपाल। ये नेपाल है, ये वाला। नेपाल के नॉर्थ में चाइना है, और बाकी साउथ में भी इंडिया है, वेस्ट में भी इंडिया है, और ईस्ट में भी इंडिया है। तीन साइड से ये इंडिया से घिरा हुआ है, और नॉर्थ में से क्या है, चाइना मौजूद है नेपाल के। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री के बारे में बताया था कि वो वाला कंट्री जिसको कोई सी या ओशन ना लगता हो उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। देखें, इसके चारों तरफ खुशकी ही खुशकी है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, लेकिन कोई सी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है इसको, ठीक है। अब इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लें कि इसका पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, और इसका जो कैपिटल है वो काठमांडू है, काठमांडू है। करेंसी इसकी नेपाली रुपी है। पहले मैंने बताया 3-4 कंट्रीज हैं जो जिनकी नेपाली रुपी है, करेंसी है। पार्लियामेंट ही कहलाती है, और सीता इसकी जो है फेमस एयरलाइन, सीता एंड दीदी इसकी फेमस एयरलाइंस हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में एक और चीज़ जो पता होती है, सबको पता होनी चाहिए, वो ये कि जो सबसे बड़ी माउंटेन पीक है ना, वो इसके अंदर मौजूद है। माउंट एवरेस्ट का नाम सबने सुना होगा। माउंट एवरेस्ट जो है को हिमालय के अंदर है, और को हिमालय का वो पोर्शन नेपाल है, नेपाल के अंदर है। को हिमालय जो है वो एक माउंटेन रेंज है जिसके अंदर ये माउंट एवरेस्ट मौजूद है। और माउंट एवरेस्ट किस मुल्क के अंदर पड़ती है, वो नेपाल है, ये आपको पता होना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट की जो ना जो हाइट है वो 8,849 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आ जाता है। नेपाल के बाद हम आगे चलते हैं दूसरे कंट्री के ऊपर, भूटान के ऊपर। भूटान के अंदर बादशाहत है, और इस कंट्री का नाम है द किंगडम ऑफ भूटान। थिम्फो इसका कैपिटल है, और करेंसी इसकी भूटानीज नगल्ट्रम है, भूटानीज नगल्ट्रम है। और अच्छा, इसकी जो है ना, इसका ये लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्चुअली इसका स्पेसिफिक नेम है। एक दूसरा नेम इसका क्या है, लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म इसको बोला जाता है, और ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाता है। ये भूटान का थोड़ा सा मैप देख लें, ये भूटान है। भूटान के तीनों, ये दो साइड पे इंडिया है, और इधर दो साइड पे चाइना मौजूद है, ठीक है। बांग्लादेश भी थोड़े से फासले पे मौजूद है, और नेपाल भी मौजूद है, लेकिन दरमियान में क्या आता है, इंडिया आता है, इंडिया मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आगे आखिरी मुल्क है मालदीव। मालदीव असल में ये जज़ायर हैं, ये इन जज़ायर को मालदीव्स बोला जाता है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के साउथ में मौजूद है, ठीक है।
अब इसका जो कैपिटल है वो माली है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इधर से देखते हैं। इसका जो कैपिटल है, पूरा नाम इसका रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है और कैपिटल इसका माली है। करेंसी जो इसकी है वो माली है और इसका जो पार्लियामेंट का नेम है वो पीपल्स मजलिस बोला जाता है इसको, पीपल्स मजलिस। ठीक है। एयरपोर्ट इसका वेलिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो फेमस एयरपोर्ट है, और भी एयरपोर्ट हैं जो सबसे फेमस है वो है। अच्छा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये सबसे छोटा इस्लामिक कंट्री है। सबसे स्मॉलेस्ट जो कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, वो मालदीव है, स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, और लिटरेसी रेट भी साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा यहीं पे है। लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम भी यहीं पे है। और यहाँ की तकरीबन 99.9% जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, सारी की सारी तकरीबन पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। आज के लिए यहाँ तक ही। बाकी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरे रीजन्स की तरफ जाएंगे। साउथ एशियन रीजन अभी हमने पढ़ा है, तो उसके बाद हम ईस्ट एशियन रीजन को पढ़ेंगे डिटेल्ड, और उसके बारे में, उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ होंगे उनको ज़्यादा उन पे काम करेंगे, जैसा कि चाइना कल के लेक्चर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चाइना के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, और बाकी को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, और अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।